किसी भी दरबार में पर्ची लगाओ, किसी भी दरबार में अर्जी लगाओ। ये देश कभी हिंदू राष्ट्र था, ना हिंदू राष्ट्र है, ना हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप चाहे जिधर भी अर्जी लगा लो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, संपत्ति और सम्मान, ये 6 चीजों के ऊपर यदि देश में यदि काम हो और कोई भी सरकार अगर इन 6 चीजों के ऊपर यदि विस्तार में यदि काम करे तो वो कोई बड़ी बात नहीं कि हमारा जो देश है वो डेवलप हो सकता है और चाइना और अमेरिका के बराबर आ सकता है। ये बात मैं जो है बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। 2024 में ये सरकार 47 की बात कर रही है, तो मैं ये सरकार को 47 की ही बात पूछना आप चाहता हूं, क्योंकि आपने शुरू किया, आप शुरू करोगे और 2024 के चुनाव तक, पूरे चुनाव खत्म होने तक विजय मानकर मोदी की क्लास लगाते रहेगा इस देश के अंदर में। ये बात ध्यान रखिए। वो खनिज जो निकलेगा, वो कंपनी जो बनेगी, उसमें शेयर होल्डिंग राइट ये आदिवासियों को दिया जाना चाहिए, ये दिया जाना चाहिए। अरे ये कैसा मुख्यमंत्री है जिसको इंग्लिश में विजय मानकर की पिटीशन क्या बोलती है ये पढ़ना नहीं आता है। मैं छत्तीसगढ़ की सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि when the case was taking place in the High Court of Bilaspur, whether your legal department was snoring and sleeping, a very very deep sleep, क्या आप सोए हुए थे लॉ डिपार्टमेंट के लोग? क्या आपके सॉलिसिटर जनरल की ये जिम्मेदारी नहीं थी? के लिए फाइट करूंगा, लेकिन आप भी एक वादा करो कि अब के बार जब चुनाव आएगा और ये सरकार ये काम नहीं करेगी, गलत काम करेगी, तो इस सरकार को हटाना है और एपीआई को चुन कर लाना है। एक वादा आप लोग भी मुझसे करें। तो आप यदि सही में आदिवासियों के प्रति ईमानदार हो, मोदी जी सुन लो, और ये बात मैं आपके पूरे चुनाव तक बोलते रहूंगा 2024 तक, और ये काम जब तक नहीं होता तब तक ये मैं बोलते रहूंगा। और यदि मैं पार्लियामेंट पहुंच गया तो 750 सांसद एक तरफ और विजय मानकर एक तरफ। ये बात ध्यान में रखना। ये जंगलों की आवाज अब तक के नहीं रहेगी। जंगलों की आवाज केवल रायपुर तक नहीं जाएगी, केवल दिल्ली तक नहीं जाएगी, पूरी दुनिया तक अब जंगलों की आवाज जाएगी। आप कहते हो कि ये हिंदू राष्ट्र था। अरे कौन कौन फर्जी बाबा आ गए अर्जी लगाने वाले, अर्जी लगाने वाले फर्जी बाबा आ गए। ना साला हिस्ट्री मालूम इनको, ना ज्योग्राफी मालूम, ना कल्चर मालूम, ना एंथ्रोपोलॉजी मालूम। साइंस से तो इनका लेना देना नहीं मूर्खों का। इनको अभी एग्जाम में बैठा दो तो इनकी खुद की अर्जी में जो है फेल क्लास आएगा। इतने तुम कायर हो, तुम्हारी नॉलेज इतनी कमजोर है कि एक आदमी बैठता है, टेलीविजन लगाता है, पूरे देश में बताता है। अरे एक आध बार ऐसे मेरे आगे मैदान में तो आओ जरा, स्टेज के ऊपर, आपको पता चलेगा। इस कागज में 6 कॉलम है, 7वां कॉलम आगे जोड़ना है ट्राइबल कोड का। और आदिवासी जो कभी भी हिंदू नहीं रहा, जब इस देश में वैदिक सनातनिज्म नहीं था 3600 साल पहले, उसके लगभग 45,000 साल पहले से, यानी आज से 50,000 साल पहले से आदिवासी इस धरती पर है, इस इंडिया में है। और इसलिए भारत के पहले गोंडवाना था। क्या था? भारत के पहले क्या था? डिबेट हुआ और 14 पॉइंट उन्होंने कहा कि हम क्यों ओबीसी की जनगणना नहीं करना चाहते, और मैंने 14 पॉइंट प्रूव करके दिया ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको ऑन द कॉन्ट्ररी ओबीसी की जनगणना क्यों करने की जरूरत है, और वो करने के लिए ये ओबीसी, ये मोदी सरकार तैयार नहीं है। 6 3 18 and 7 3 21 and 8 3 24। 6 गुना चाइना की ज्यादा अर्थव्यवस्था है, अमेरिका की 8 गुना ज्यादा अर्थव्यवस्था है। आपको चाइना के बराबर आने के लिए कितना समय लगेगा, ये बात जरा आप बताइए। इस बात को मोदी सरकार कभी नहीं कहती है। क्यों नहीं कहती है? ये केवल ऐसे बड़े बड़े स्लोगन लगाती है। और विजय मानकर आज बस्तर से कह रहा है, छत्तीसगढ़ से कह रहा है, पूरे देश के लोग सुनो, क्योंकि ये सारा पूरे देश में मेरा वीडियो सुना जाता है, पूरे इंडिया के अंदर में।
दो बातें केवल कह रहा हूं, और आई एम हैविंग अ वेरी साइंटिफिक and a very mathematical calculation of economics and finance of it. Whatever I'm saying, I'm not just saying in empty slogans. I'm saying it on the basis of hard-fetched data and calculations of economics and finance. क्या कह रहा हूं? अगर मेरी सरकार देश में आ गई, मैं दो बातें केवल कह रहा हूं। इंडिया को 70 साल हो गए, अभी तक गरीब यहाँ पर है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। अगर मेरी सरकार आई, 10 साल के अंदर इनको मध्यम अमीर बनाया जा सकता है। आप उनको 70 करोड़ 80 करोड़ लोगों को आप खाने में सस्ता राशन दे रहे हो, ये प्रूफ करता है कि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए आप उनको सस्ता राशन दे रहे हो। मैं ये कहता हूं, ठीक है, जब तक जरूरत है उनको राशन दीजिए, मनरेगा दीजिए, लेकिन हर परिवार इस देश का इतना अमीर चाहिए कि वो अपना राशन भी खुद खरीद सकता है और अपना एजुकेशन भी खुद कर सकता है। ये पोजीशन इंडिया में लाना चाहिए। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट विजय मानकर के द्वारा मिशन 2023-24 की तैयारियां देश भर में प्रारंभ कर दी गई है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के कोंडागांव जिले के अंतर्गत फरसगांव हॉस्पिटल मैदान में एपीआई की जनसभा बीते 22 फरवरी को संपन्न हुई। इस दौरान जनसभा के मुख्य अतिथि पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट विजय मानकर ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजनों को संबोधित किया। विजय मानकर ने कहा कि जो बातें देश में होनी चाहिए, जिन बातों से देश में व्याप्त समस्याओं का समाधान हो सकता है, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर ना तो भाजपा कोई बात कर रही है और ना ही कांग्रेस के द्वारा बात की जा रही है। बस्तर और कांकेर लोकसभा के स्तर पर आयोजित इस जनसभा में उपस्थित छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए साथियों और राष्ट्रीय समिति और राज्य की समिति और जिला कमेटी के जो एपीआई के पदाधिकारीगण हैं, जो जनता इस पंडाल के बाहर से भी मुझे सुन रही है, आंगनवाड़ी की वर्कर्स जो है, महिलाएं वहाँ बैठी आंदोलन पर, इधर कोने में जो जनता है, वो सब लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं संबोधन में आज अपने बताना चाहूँगा। ये कार्यक्रम जो है वो एक तरह से छत्तीसगढ़ के चुनाव जो अक्टूबर नवंबर में आने वाले हैं 2023 में, और उसके बाद 2024 में जो लोकसभा के जो चुनाव आने वाले हैं, तो लोकसभा के चुनाव हो जाने तक, उसका रिज़ल्ट आने तक ये अभियान की शुरुआत हम लोगों ने की है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभाओं पर और देश के 18-20 राज्यों में 200 के आसपास लोकसभा की सीटों के ऊपर हम जो है वो चुनाव कंटेस्ट करना चाहते हैं। और क्यों चुनाव कंटेस्ट करना चाहते हैं, एपीआई की नीति क्या है, इस विषय में मैं आप लोगों से कुछ बातें बहुत गंभीरता से करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। अगर समस्या का समाधान निकालना है और छत्तीसगढ़ को एक सबसे अच्छा उत्तम प्रदेश बनाना है, अगर देश को महान गोंडवाना बनाना है, तो कुछ बातों को आप लोगों को गंभीरता से समझना होगा कि क्या करने से ये बदलाव आ सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो अभी नहीं हो रही है। देश के अंदर आज बहुत सारी बातें जो है, जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और जो बातें नहीं होनी चाहिए वो हो रही है। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में हूँ और बस्तर में हूँ, जहाँ से ये कार्यक्रम हो रहा है, ये बस्तर की भूमि में है। वो बस्तर, वो छत्तीसगढ़ वो जगह है जो गोंडवाना का एक सबसे प्राचीनतम जो है वो स्थान रहा है। ये बस्तर में जब मानव को बुद्धि विकसित हुई 70,000 साल पहले, और देश के अंदर जिन्होंने सबसे पहले सभ्यता बनाई, कौन सी सभ्यता बनाई? प्रकृति के आधार पर, मानवता के आधार पर। प्रकृति और मानवता को समझकर जीवन जीने वाले, सभ्यता बनाने वाले
ये देश के महान आदिवासी है, छत्तीसगढ़ के महान आदिवासी है, बस्तर के महान आदिवासी है। और इसलिए मैं पूरे देश के ऊपर तो बात करूंगा, लेकिन आदिवासियों के विषय में कुछ ज़्यादा बात करूंगा। तो सारे लोगों को दोनों बातों को अच्छे से समझना है। देश के अंदर में आज जो बातें होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। देश का मीडिया और बीजेपी के लोग, साथ में आरएसएस के लोग, जो बातें नहीं होनी चाहिए वो बातें की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये मेला मना लो, ये उत्सव मना लो, ये किताब ठीक है, वो किताब प्राचीन ठीक है। ये तो हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र इसको डिक्लेयर करना चाहिए। तो इसलिए मैं कुछ बातें आपको एंथ्रोपोलॉजी और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में भी बताऊंगा, जिसको एंथ्रोपोलॉजी एंड प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है साइंटिफिक टर्म्स में। लोग कहते हैं कि भाई हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं उनसे कहता हूं, आप चाहे जो पर्ची लगा लो, जो अर्जी लगा लो, किसी भी दरबार में पर्ची लगाओ, किसी भी दरबार में अर्जी लगाओ। आपका काल्पनिक हिंदू राष्ट्र, ना ये देश कभी हिंदू राष्ट्र था, ना हिंदू राष्ट्र है, ना हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप चाहे जिधर भी अर्जी लगा लो, जो भी दरबार में अर्जी लगाना है लगा लो। ये देश ना कभी हिंदू राष्ट्र था, ना कभी हिंदू राष्ट्र है, ना हिंदू राष्ट्र बनेगा। यदि ये कुछ था तो गोंडवाना था, गोंडवाना है और गोंडवाना, जम से बोलो, गोंडवाना, गोंडवाना, गोंडवाना। तो इसलिए जो लोग टीवी पर आकर उजुल फुजुल की काल्पनिक और झूठी बातें कहते हैं, उन लोगों से ये मैं कहना चाहता हूं कि ये बातें कहना आप जो है वो बंद करो। ये बातें, झूठा प्रचार करना बंद करो। बात किस चीज पर होनी चाहिए देश में? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, संपत्ति और सम्मान। अभी आ रही हमारे बिचारी महिलाएं हैं, इतने दिनों से धरना प्रदर्शन पर, आंदोलन पर बैठी हुई आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं। मैं उनसे बात करने वाला हूँ इस प्रोग्राम के बाद में। उनकी बात सुनूंगा और वहां पर जाकर सुनूंगा। आप लोगों के पास में आने वाला हूँ थोड़ी देर में। पहले ये प्रोग्राम को मैं एड्रेस कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों से डिटेल में बात समझने आने वाला हूँ। उधर में बात होनी चाहिए देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, संपत्ति और सम्मान। मैं 6 चीजें बोल रहा हूं। पहले लोग कहते हैं रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी जरूरी है, लेकिन ये 6 चीजें यदि हो जाए तो हमारा देश दुनिया में सबसे विकसित हो सकता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, संपत्ति और सम्मान। ये 6 चीजों के ऊपर यदि देश में यदि काम हो और कोई भी सरकार अगर इन 6 चीजों के ऊपर यदि विस्तार में यदि काम करे तो वो कोई बड़ी बात नहीं कि हमारा जो देश है वो डेवलप हो सकता है और चाइना और अमेरिका के बराबर आ सकता है। ये बात मैं जो है बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री है, मैं उनको प्रधानमंत्री तो कहता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री अभी वो है तो कहना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो एक बहुत बड़े ड्रामेबाज भी है। मैं उनको उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री को ड्रामेबाज कहता हूं। और अब राष्ट्रपति जी भी बन गई है मुर्मू मैडम, तो थोड़ा उनके लिए भी बात कहूंगा, प्रधानमंत्री जी के लिए भी बात कहूंगा, मुर्मू मैडम के लिए भी बात करूंगा और बघेल जी के लिए भी बात करूंगा। बघेल जी के लिए भी, भूपेश बघेल जी के लिए, छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए भी मैं बात करूंगा। देश में एपीआई एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संसद और विधानसभा में न होते हुए भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, संपत्ति और सम्मान की बातें कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक देश में इन 6 विषयों पर काम नहीं होगा और चर्चा शुरू नहीं होगी, देश कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा।
और ना ही कभी किसी तरह का कथित अमृतकाल शुरू होगा। विजय मानकर ने इसके साथ ही अमृतकाल के बजट पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार 2024 में 2047 की बात कर रही है। अगर ये ऐसी ही बातें करेंगे तो विजय मानकर ने भी यह ठान लिया है कि मोदी की क्लास वो इसी तरह से सार्वजनिक मंच के माध्यम से लेते रहेंगे। उन्होंने लगे हाथ कांग्रेस की बघेल सरकार पर भी निशाना साधा। मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, मुर्मू मैडम से ये कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, अभी मोदी जी ने बजट डिक्लेयर किया। निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बजट को बनाया, डिक्लेयर किया। लोगों ने कहा बहुत अच्छा बजट है। मैंने 10 में से 4.5 मार्क दिए इसको, इस बजट को। मैंने जब मुझे पूछा पत्रकारों ने या व्यूज में कि सर आप कैसे इसको देखते, तो मैंने 4.5 मार्क दिए। क्यों कहा? यह सरकार कह रही है कि भाई हमने अमृतकाल का बजट लाया, अमृतकाल का बजट लाया। अमृतकाल यानी ये बात 2047 की बात कर रही है। ठीक है, अभी चुनाव आ रहा है 2024 में, ये सरकार 47 की बात कर रही है। तो मैं ये सरकार को 47 की ही बात पूछना आप चाहता हूं, क्योंकि आपने शुरू किया, आप शुरू करोगे और 2024 के चुनाव तक, पूरे चुनाव खत्म होने तक विजय मानकर मोदी की क्लास लगाते रहेगा इस देश के अंदर में। ये बात ध्यान रखिए, मोदी की क्लास लगाते रहेगा, भूपेश बघेल की क्लास लगाते रहेगा। और इस छत्तीसगढ़ के अंदर में बीजेपी को हमने 2018 में हराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। हम लोग जीत नहीं पाए थे उस समय, लेकिन बीजेपी को हराने में सबसे बड़ी भूमिका एपीआई ने निभाई थी। क्यों निभाई थी? क्योंकि बीजेपी का आरएसएस का एजेंडा है आदिवासी को गैर आदिवासी बनाना, आदिवासियों को उनके अधिकार नहीं देना, ये उनका एजेंडा है। इसलिए रमन सिंह जी की सरकार को हम लोगों ने 2018 में हराया। हम नहीं जीत पाए, लेकिन भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार आ गई। उस समय जनता ने वोट किया, लेकिन भूपेश बघेल ने भी छत्तीसगढ़ के अंदर जो काम एक्चुअली करना चाहिए, कोई भी सरकार है काम तो करती है, लेकिन जो वास्तविक काम करना चाहिए वो काम भूपेश बघेल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने भी यहां पर नहीं किया है। कौन से काम नहीं किए, ये बात मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मैंने 26 जनवरी 2021 को छत्तीसगढ़ की सरकार को पेशा नियम कैसे बन सकते इस पर पिटीशन किया, और उसमें यह बात कही, लिख के दी कि मानव अधिकारों के तहत, संविधान के तहत, लैंड रेवेन्यू कोड ऑफ छत्तीसगढ़ और पंचायती राज अधिनियम छत्तीसगढ़ के तहत किस तरह से आदिवासियों की ग्राम सभाओं को पूर्णतः अधिकार दिए जा सकते हैं। ये मैंने ह्यूमन राइट्स के जो वेरियस कोवेनेंट्स एंड कन्वेंशंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और आपके जो 2 महत्वपूर्ण लॉ है, लैंड रेवेन्यू कोड ऑफ छत्तीसगढ़ एंड पंचायती राज अधिनियम ऑफ छत्तीसगढ़, इसके साथ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इसके साथ में जो है वो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, इसके तमाम जो लॉ लीगल प्रोविजंस है, ह्यूमन राइट्स के प्रोविजंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, उनके तहत मैंने ये बात बताई कि ग्राम सभा को आप कैसे एम्पावर कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जल जमीन जंगल का मालिक आदिवासी है, बात सही है या नहीं है? आप बताइए, जल जमीन जंगल का मालिक कौन है? जल जमीन जंगल का मालिक कौन है? जम से बोलो, जल जमीन जंगल का मालिक कौन है? कौन मालिक है? कौन मालिक है? तो मैं ये कहता हूं कि भाई ये पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में आदिवासियों की जमीन में 1000 लाख करोड़ की संपत्ति है। कितनी संपत्ति है? 1000 लाख करोड़ रुपया। फिर रिपीट कर रहा हूं, 1000 लाख करोड़ रुपया। अब आपको समझना है तो समझिए कि भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, वो लगभग अभी नॉमिनल प्राइजेस में जो है वो लगभग 270 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा है।
270 लाख करोड़ से ज्यादा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अभी है, और हमारे देश के जो जमीन है जिधर आदिवासी रहते हैं उसके नीचे 1000 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। अब आप अडानी को माइंस देते हो, आप वेदांता को माइंस देते हो, आपने पहले टाटा को माइंस दी, आपने जिसको माइंस दी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में और पेसा लॉ के तहत क्या आपने ये नियम बनाए कि जो ग्राम सभाएं हैं वो ग्राम सभाओं को ये अधिकार होने चाहिए कि वो किसको जमीन देना चाहती है या जमीन नहीं देना चाहती है? ये अधिकार किसको होना चाहिए? ग्राम सभा को होना चाहिए। ग्राम सभा चाहेगी तो जमीन देगी, ग्राम सभा नहीं चाहेगी तो जमीन नहीं देगी। और अगर ग्राम सभा जमीन देने का निर्णय लेती है तो आपके कानून में यह प्रावधान होना चाहिए पेशा नियम्स के अंदर कि 10% से 15% या 20% का वो खनिज जो निकलेगा, वो कंपनी जो बनेगी उसमें शेयर होल्डिंग राइट ये आदिवासियों को दिया जाना चाहिए, ये दिया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 मैं कह रहा हूं। दूसरा, तेंदुपत्ता होता है, बैम्बू हो जाता है, गम हो जाता है, बहुत सारी चीजें हमारे जंगलों में हो जाती है। इसको बेचकर भी हमारे गांव की अर्थव्यवस्था, ग्राम सभाओं की अर्थव्यवस्था, हर परिवारों की अर्थव्यवस्था अच्छी हो सकती है। ये भूपेश बघेल जी की सरकार जो है इसने छत्तीसगढ़ के अंदर जब पेशा के नियम बनाए, जो मैंने 26 जनवरी 2021 को इनको बताया लिखकर ये तमाम चीजें कि ह्यूमन राइट्स क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस क्या कहते हैं, ये वेरियस लॉज क्या कहते हैं, इसको अमेंड करने की जरूरत है। आप ऐसा लॉ बनाइए कि छत्तीसगढ़ में मिनरल राइट मिल सकता है, और जो बैम्बू है, तेंदुपत्ता है, या जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका अधिकार ग्राम सभा को दे दो, तब जाकर जो है इस छत्तीसगढ़ और पूरे देश के अंदर में आदिवासी सही में जल जमीन जंगल का मालिक बनने की शुरुआत होगी। ये बात जो है मैंने लिखकर। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने ये नहीं किया। जब पेशा के नियम बनाए तो पेशा के नियम में बघेल सरकार ने आदिवासियों की ग्राम सभाओं को कोई भी अधिकार नहीं दिया। अरे ये कैसा मुख्यमंत्री है जिसको इंग्लिश में विजय मानकर की पिटीशन क्या बोलती है ये पढ़ना नहीं आता है? ये कैसा मुख्यमंत्री है जिसको ह्यूमन राइट्स की बात, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात और पॉलिसीज की बात समझ में नहीं आती है? और आज पूरे छत्तीसगढ़ में ग्राम सभाओं के अधिकार जो है वो कमजोर हो गए, उनको कोई अधिकार नहीं दिए। फिर हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि भाई 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। प्रमोद, आप अपना काम करो, दे विल हैंडल इट। तो 50% से ज्यादा जो है वो आरक्षण नहीं हो सकता। बिलासपुर हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट के जो वेरियस इंदिरा स्वामी का डिसीजन है या नागराज का डिसीजन है उसको साइट करते हुए डिसीजन दिया, और भी उसमें केस को साइट किया। मैं ये कह रहा हूं कि जब बिलासपुर हाई कोर्ट में ये केस चल रही थी, जब बिलासपुर हाई कोर्ट में ये केस चल रही थी, तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार का लॉ डिपार्टमेंट सोया हुआ था? मैं छत्तीसगढ़ की सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि when the case was taking place in the High Court of Bilaspur, whether your legal department was snoring and sleeping, a very very deep sleep, क्या आप सोए हुए थे लॉ डिपार्टमेंट के लोग? क्या आपके सॉलिसिटर जनरल की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वहां आप स्ट्रांगली केस प्लीड करते और हाई कोर्ट के आगे ये केस प्लीड करते? और जो नागराज ने जो कंडीशंस को ले डाउन की, क्या ले डाउन किया कि यदि आपको 50% से ज्यादा आरक्षण रखना है तो सर्वे कराइए, डेटा को इकट्ठा कीजिए कि कौन कितना पिछड़ा है, कितनी जनसंख्या है, कितना पिछड़ा है और कितने आरक्षण की उसको जरूरत है, इसका डेटा बनाइए। वो डेटा बनाने के लिए स्पेशल सर्वे कीजिए। क्या वो सर्वे आप नहीं कर सकते थे और वो सर्वे डेटा तैयार नहीं रख सकते थे ताकि
हाई कोर्ट के आगे आप केस चलते चलते इस बात को बोल देते डेटा रख के कि ये डेटा है, देश के छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों की जनसंख्या 32% से ज्यादा है और वो पिछड़े हुए हैं, उनका शोषण हुआ है, उनकी उपेक्षा हुई है, उनकी गवर्नमेंट सर्विस में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है और इसलिए आदिवासियों को 32% रिजर्वेशन होना चाहिए और साथ ही ओबीसी भी 45% छत्तीसगढ़ में लगभग है, उसका भी रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज में नहीं है, उसका भी रिजर्वेशन 27% होना चाहिए। ये आपको, आपकी सरकार को सर्वे करके आपके लॉ डिपार्टमेंट को हाई कोर्ट के आगे डेटा रख के वहीं प्लीड कर लेना चाहिए था कि भाई हमारा छत्तीसगढ़ का एक्ट जो है ये रिजर्वेशन इसलिए 32% आदिवासियों को देता है क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व नहीं है। पर बघेल सरकार ने ये काम नहीं की, बघेल सरकार ने, भूपेश बघेल सरकार ने ये काम नहीं किया और उसका क्या नतीजा आया कि आज रिजर्वेशन 32% से 20% कर दिया गया सरगुजा डिवीजन में और पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का आरक्षण कम होगा। ओबीसी का आरक्षण 14 का 14 है, वो बढ़ने की उम्मीद नहीं है और बघेल सरकार जो है वो मुंह बंद कर कर बैठी हुई है। ये दो काम भूपेश बघेल सरकार ने बहुत गलत किया है छत्तीसगढ़ के अंदर। और जब भी मैं छत्तीसगढ़ में आता हूं, पहले संविदा के कर्मचारी थे, अभी ये आंगनवाड़ी की महिलाएं बैठी हुई है, इनका कह रहा है आंगनवाड़ी में जो इनको पैसा मिलता है उसमें उनका घर का रोजी रोटी भी नहीं चलती है, उनका घर नहीं चलता है। कितना मिलता है आंगनवाड़ी महिलाओं को महीने का? मैं यहां से पूछ रहा हूं, आपकी बात को उठा रहा हूं, आप भी हाथ उठाइए, बोलिए कितना मिलता है आपको महीने का? कितना मिलता है? 4,000 रुपया। तो 4,000 में आपका घर चलता है क्या? नहीं चलता है भाई। आपने ओल्ड पेंशन दी, ओल्ड पेंशन स्कीम को शुरू किया, जो गवर्नमेंट सर्विस में लोग रिटायर हुए उनके लिए किया, मैं उसके ऊपर आज बात नहीं करूंगा। लेकिन मेरा यह सवाल है कि जब आप रेगुलर एम्प्लॉयज को 35,000, 40,000, 50,000, 60,000 का आप सैलरी दे सकते हैं और जो आंगनवाड़ी महिलाएं बच्चों को जो है वो स्कूल को पूरा संभालती है, पूरा काम करती है, उनको आप 10, 12, 15,000 रुपए की भी सैलरी क्यों नहीं दे सकते? ये जो है आज मैं भूपेश बघेल सरकार से पूछना चाहता हूं। एग्जैक्ट कितना होना चाहिए ये कैलकुलेशन का विषय वो मैं आपसे समझूंगा, लेकिन आपका बढ़ना चाहिए, आपकी सैलरी बढ़ना चाहिए मिनिमम वेजेस के हिसाब से। इसका मैं समर्थन करता हूं। पूरे छत्तीसगढ़ की बालवाड़ी की जो महिलाएं हैं उनका समर्थन करता हूं और केवल समर्थन नहीं कर रहा हूं, आपके लिए फाइट करूंगा। लेकिन आप भी एक वादा करो कि अब के बार जब चुनाव आएगा और ये सरकार ये काम नहीं करेगी, गलत काम करेगी, तो इस सरकार को हटाना है और एपीआई को चुन कर लाना है। एक वादा आप लोग भी मुझसे करो। तो ये काम भूपेश बघेल की जी जो है गलत कर रही है, महिलाओं को बैठना पड़ रहा है बेचारी को। मैं पूरे देश में आंगनवाड़ी की महिलाओं की समस्या को जानता हूं। आपने ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों को की, मैं उस पर आज बात नहीं करूंगा। लेकिन गांव में जो हमारा किसान है, गांव में जो हमारे बुजुर्ग हैं 60-62 साल के ऊपर, आप उनको कितनी पेंशन देते हो? 800 रुपया, शायद 800 मिलती है। भाई एक को आप 10,000, 12,000, 20,000 पेंशन दोगे और जो किसान का जो बुजुर्ग है जो 60 साल हो गया, 62 साल हो गया, 65 साल हो गया, उसको आप 800 रुपये पेंशन दोगे? मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूं छत्तीसगढ़ में, अगर एपीआई की सरकार छत्तीसगढ़ में बन गई तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ के बुजुर्ग लोगों को जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको कम से कम 4 से 5,000 रुपए पेंशन का प्रोविजन करेंगे। 4 से 5,000 रुपए का पेंशन का प्रोविजन करेंगे। और अगर एपीआई की सरकार बनी तो मैं आपसे समझ लूंगा कि कितना आपका बढ़ना चाहिए। और मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर एपीआई की सरकार बनी तो आंगनवाड़ी महिलाओं का भी जो है वो वेतन कम से कम 2 गुना से ज्यादा किया जाएगा। कम से कम मैं कह रहा हूं, बाद में मैं आपसे समझूंगा, ये किया जाएगा। ये 2 काम छत्तीसगढ़ में हम करेंगे। आदिवासियों के मुद्दों पर कहा कि जिस बघेल जी को उनकी इंग्लिश की पिटीशन समझ में नहीं आ रही है, वो आखिर आदिवासियों के हित में क्या काम करेंगे। उन्हें पेशा के नियम कैसे बनना चाहिए, इस पर की गई उनकी पिटीशन भी समझ नहीं आ रही है और ना ही आदिवासियों को जल, जमीन, जंगल का मालिक बनाने के लिए की गई पिटीशन की बातें समझ रही है।
विजय मानकर ने कहा कि आदिवासियों को माइंस एंड मिनरल्स में शेयर होल्डिंग का राइट्स मिलना चाहिए। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड का अधिकार भी मिलना चाहिए। इसके बगैर कभी भी आदिवासी समृद्ध और सशक्त नहीं बन सकता है। एपीआई की इस संभाग स्तरीय जनसभा में उनके अलावा जनरल सेक्रेटरी अर्जुन सिंह ठाकुर, एपीआई राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर रूपधर पूड़ो, छत्तीसगढ़ राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी और लोकसभा प्रभारी सहित जिला एवं विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभा के दौरान विजय मानकर ने प्रदेश भर में आंदोलनरत आंगनवाड़ी वर्करों की भी मांग को मंच से उठाया। साथ में यह भी कहा कि नियमित कर्मचारियों को सरकार 35 से 40 हजार रुपये पेंशन दे रही है, तो फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 15,000 रुपये वेतन क्यों नहीं दे सकती। इसी प्रकार उन्होंने 60 से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजनों के बारे में कहा कि उन्हें कम से कम 4 से 5 हजार रुपये पेंशन मिलना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल जी को ये एक बात समझनी चाहिए। इन्होंने ये बात नहीं समझी, ये बहुत गलत काम किया कांग्रेस के लोगों ने। और मोदी जी कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने मुर्मू मैडम को प्रेसिडेंट बनाया। अच्छी बात है, आदिवासी प्रेसिडेंट बने, मुझे भी खुशी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मुर्मू मैडम जी को और प्रधानमंत्री जी को, आपने अभी आदिवासी पर्व लगाया, अच्छी बात है, आदिवासी पर्व लगाया। भाई मैं आपसे कह रहा हूं, मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी और रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैडम, मैं आपसे कह रहा हूं, ये आदिवासी के 8-10 पॉइंट है, वो कर दो, मैं आपको मान जाऊंगा। आप अगर सही में ईमानदार हैं, सही में ईमानदार हैं, मोदी जी सुन लो और अमित शाह जी सुनो, नड्डा जी सुनो और रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुर्मू मैडम भी सुनिए। यदि आपकी सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मोदी गवर्नमेंट, अगर आप सही में सीरियस है, सही में आपको लगता है कि ये आदिवासी सही में इस देश का सबसे पहला इंसान है जो इस देश में आया, और ये आदिवासी ने 50,000 साल तक किसी का नुकसान नहीं किया, केवल मानवता से जिया, पर्यावरण से जिया। आज भी ये पूरे देश में यदि जंगल जिंदा है तो वो जंगल यदि जिंदा है तो आदिवासी के वजह से जिंदा है। तो आप यदि सही में आदिवासियों के प्रति ईमानदार हो, मोदी जी सुन लो, और ये बात मैं आपके पूरे चुनाव तक बोलते रहूंगा, 2024 तक, और ये काम जब तक नहीं होता तब तक ये मैं बोलते रहूंगा। और यदि मैं पार्लियामेंट पहुंच गया तो 750 सांसद एक तरफ और विजय मानकर एक तरफ, ये बात ध्यान में रखें। अगर मैं पार्लियामेंट पहुंच गया, और मैं पहुंचने ही वाला हूं, क्योंकि 2024 में मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं लोकसभा जाने का। किधर जाने का? दिल्ली। पहले मैंने नई लोकसभा बनवाई, देश में किसी को चुनावी व्यवस्था नहीं समझती थी। जो ये संविधान के अंदर गलतियां है, वो संविधान की गलतियों को ढूंढकर वो मॉडल क्या अच्छा हो सकता है, इसको बनाने वाला महान विद्वान ये विजय मानकर है। देश में पहली बार मैंने 16 बिल दिए, उसमें के 10 बिल ये देश की चुनावी व्यवस्था को ठीक करने के दिए। किसी को ये बात, छोटी सी बात समझ में नहीं आती थी कि हम कहते हैं कि भाई हम लोकतांत्रिक देश है, और जो मोदी जी को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, प्री हिस्ट्री, इसकी पढ़ाई कम है, मोदी जी को नहीं, पूरे बीजेपी पार्टी को। इसलिए मैं इसको बुद्धू जनता पार्टी कहता हूं। क्या कहता हूं? बीजेपी। बी स्टैंड्स फॉर बुद्धू, जे स्टैंड्स फॉर जनता, पी स्टैंड्स फॉर पार्टी। बीजेपी, बुद्धू जनता पार्टी। और केवल बोल नहीं रहा हूं, किसी भी नेशनल टेलीविजन के आगे ऐसा लाइव आ जाना, मोदी को ला लेना, सीता निर्मलामन को ला लेना, रविशंकर प्रसाद को ला लेना, जेपी नड्डा को ला लेना, 1 घंटे के अंदर पूरे देश को पता चल जाएगा
देश का सबसे विद्वान लीडर कौन है, तो मैं आपसे कह रहा हूं, आज बस्तर से बोल रहा हूं, इसलिए जरूर बोलूंगा, ये जंगलों की आवाज अब दब के नहीं रहेगी। जंगलों की आवाज केवल रायपुर तक नहीं जाएगी, केवल दिल्ली तक नहीं जाएगी, पूरी दुनिया तक अब जंगलों की आवाज जाएगी। और ये जंगल की आवाज लेकर मैं पूरे इंडिया में निकला हूं, उसका कुछ कारण है। आप कहते हो कि ये हिंदू राष्ट्र था, अरे कौन कौन फर्जी बाबा आ गए, अर्जी लगाने वाले फर्जी बाबा आ गए। ना साला हिस्ट्री मालूम इनको, ना ज्योग्राफी मालूम, ना कल्चर मालूम, ना एंथ्रोपोलॉजी मालूम। साइंस से तो इनका लेना देना नहीं मूर्खों का। इनको अभी एग्जाम में बैठा दो तो इनकी खुद की अर्जी में जो है फेल क्लास आएगा, इनकी खुद की रिपोर्ट की अर्जी में फेल क्लास आएगा। ऐसे सारे बाबा आबा जो देश में कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम तो, आप कौन से धर्म को मानते नहीं मानते इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं और किसी धर्म के फेवर में भी नहीं, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूं वो हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, प्री हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड साइंस के आधार पर बोल रहा हूं। बाद में आपको क्या रिलीजन मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप जो डेली टेलीविजन पे बोलते, याद रखो, इतने तुम कायर हो, तुम्हारी नॉलेज इतनी कमजोर है कि एक आदमी बैठता है, टेलीविजन लगाता है, पूरे देश में बताता है। अरे एक आध बार ऐसे मेरे आगे मैदान में तो आओ जरा, स्टेज के ऊपर, आपको पता चलेगा। आप कहते हैं कि हम सनातन था, सनातन था, सनातन था। मैं कह रहा हूं कुछ भी सनातन नहीं है, इस सृष्टि में कुछ भी सनातन नहीं है। सारे लॉज ऑफ नेचर है, लॉज ऑफ कॉस्मोस, नेचर एंड वर्ल्ड है। सब कुछ प्रकृति के नियम है, सृष्टि के नियम है, कुछ भी सनातन नहीं है। और आदिवासियों को मैं इसलिए मानता हूं, आदिवासी वो पहला इंसान है जिसने प्रकृति को समझने की कोशिश किया और प्रकृति के साथ जिया है, इसलिए मैं आदिवासियों को मानता हूं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप ये हिंदू राष्ट्र मत बताइए। ये आपका जो भी आप कहते हैं ना सनातन सनातन, ये मत बताइए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में, एंथ्रोपोलॉजी में कहीं कोई बात प्रूव नहीं होती है। और मैं आपसे कह रहा हूं, घर वापसी की जरूरत तो आप लोगों को है, सारे देश के सनातनियों को घर वापसी की जरूरत है। कहां घर वापसी की जरूरत है? जब सनातन भी नहीं था 3600 साल पहले, जो आपने किताबों में लिख के लाया, मैं अच्छा बुरा नहीं बोलूंगा, उसके पहले यहाँ पर आदिवासी था, उसके पहले यहाँ पर प्रकृति पूजा थी, उसके पहले यहाँ कोया पुनेम था, सरना था, डॉनी पोलो था। तो घर वापसी की जरूरत आपको है, अगर आप घर वापसी की बात करोगे तो। अदरवाइज मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं ये सब चीजों को नहीं मानता। इससे किसी का जो है वो उद्धार नहीं होगा और इंडिया जो है वो डेवलप नहीं होगा। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं, मुर्मू मैडम से कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, आप सही में यदि आदिवासियों के प्रति ईमानदार हैं, मैंने 9 अगस्त 2022 को पिटीशन किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। 17 पॉइंट का एजेंडा है, 4-5 मोटी मोटी बातें बोल रहा हूं, करके दिखा दो, मैं आपको मानूंगा कि आप सही में आदिवासियों का उद्धार चाहते हो, आदिवासियों की सभ्यता के प्रति आपको प्यार है। 5 बातें मोटी मोटी बोलता हूं, बाकी माइनर पॉइंट नहीं बोलता हूं। एक, आने वाली जनगणना में जो आपके धर्म के कॉलम है, जो भी कॉलम होंगे उसको रखो, लेकिन आदिवासियों के लिए एक सेपरेट कॉलम, एक सेपरेट कोड बना दो। अरे एक आपको कॉलम तो जोड़ना है जनगणना में, कुछ नहीं करना है। कागज में, इस कागज में 6 कॉलम है, 7वां कॉलम आगे जोड़ना है ट्राइबल कोड का। और आदिवासी जो कभी भी हिंदू नहीं रहा, जब इस देश में वैदिक सनातनिज्म नहीं था 3600 साल पहले, उसके लगभग 45,000 साल पहले से, यानी आज से 50,000 साल पहले से आदिवासी इस धरती पर है, इस इंडिया में है। और इसलिए भारत के पहले गोंडवाना था। क्या था? भारत के पहले क्या था? भारत के पहले क्या था? भारत के पहले क्या था? तो मैं ये कहता हूं यार, आप एक आदिवासियों के लिए कोड तो दे दो, कॉलम तो दे दो।
उसको यदि लिखाना है सरना लिखाना है वो सरना लिखाएगा, उसको कोयापोनेम लिखाना है वो कोयापोनेम लिखाएगा, उसको डॉनिपोलियन लिखाना है वो डॉनिपोलियन लिखाएगा, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग लिखाते हैं। भाई आप उसको मजबूर क्यों करते कि भाई ये 6 धर्मों के कॉलम में ही आप कॉलम लिखिए, और एक कॉलम जो धर्म को नहीं मानते उनका भी आप ला लीजिए। आपको 6 कॉलम के अलावा 2 कॉलम बनाने में दिक्कत है। देखिए ये मोदी सरकार, ये ड्रामाबाज डेली भाषण देते घूमता है और मीडिया इनको दिखाती है, लेकिन ये 2 कॉलम नहीं बना सकता हमारी सेंसस के अंदर में। ओबीसी की जनगणना की बहुत बड़ी डिमांड है कि देश की आधी आबादी लगभग ओबीसी है, इसका क्या सामाजिक आर्थिक परिस्थिति है ये देखी जाए, इसके लिए कॉलम बनाया जाए, ओबीसी की जनगणना की जाए। लेकिन ये मोदी सरकार ओबीसी की जनगणना का कॉलम ये सेंसस में नहीं करना चाहती। और जब मैंने 2019 में इनको पिटीशन किया तो अमित शाह जी के मिनिस्ट्री के साथ 14 पॉइंट के ऊपर मेरा राइटिंग में डिबेट हुआ, और 14 पॉइंट उन्होंने कहा कि हम क्यों ओबीसी की जनगणना नहीं करना चाहते, और मैंने 14 पॉइंट प्रूफ करके दिया ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको ऑन द कॉन्ट्ररी ओबीसी की जनगणना क्यों करने की जरूरत है, और वो करने के लिए ये ओबीसी ये मोदी सरकार तैयार नहीं है। आदिवासी का कोड लाने के लिए तैयार नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा मैं कह रहा हूं आदिवासियों की भाषा है ये भाषा गोंडी, 50 लाख से ऊपर लोग गोंडी बोलते हैं। भीली 90 लाख से ऊपर लोग भीली बोलते हैं। 20 लाख से ऊपर लोग जो है वो मुंडारी हो बोलते हैं। आप 8वीं अनुसूची में ये जो आदिवासियों की भाषाएं हैं उसको इनकॉर्पोरेट कर दो, और आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत आप आदिवासी भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेजेस करके डिक्लेयर करो, ताकि आपका कामकाज और आपकी पढ़ाई कुछ एक सब्जेक्ट आदिवासियों के लैंग्वेजेस में हो सके उन स्टेट्स के अंदर में। क्या मोदी सरकार ये करने के लिए तैयार है? नहीं तैयार है। फिर मैं कह रहा हूं कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर के भील लोग ये डिमांड कर रहे इतने सालों से। क्या डिमांड कर रहे हैं? मैं बस्तर से भील प्रदेश के लोगों को संबोधन कर रहा हूं। ये डिमांड कर रहे हैं कि भील प्रदेश बनाया जाए। व्हाट इज द भील प्रदेश? भील प्रदेश इज एन आइडिया ऑफ द ट्राइबल स्टेट्स। दैट इज व्हाट आई से कल्चरल फेडरलिज्म। आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, मैं साथ में कल्चरल फेडरलिज्म की बात करता हूं। आपने जितने राज्य बनाए भाषा के आधार पर बनाए, और भाषा के आधार पर बनाए हुए राज्यों को आपने आदिवासियों की जो एंसेस्ट्रल डोमेन थी, जो उनकी ज्योग्राफिकल टेरिटरी थी, उसको डिवाइड किया। बस्तर को डिवाइड किया, कोरापुट को उड़ीसा को दिया, बाकी आपका पोर्शन आपको जो है वारंगल के आसपास का तेलंगाना को दिया, गढ़चिरौली को महाराष्ट्र को दिया, इधर बालाघाट जिला था वो मध्य प्रदेश को दे दिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप सही में ईमानदार है तो झारखंड के साथ मयूरभंज को, क्योंझर को, जहां से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आती है, उसको जोड़ दो। वेस्ट बंगाल का जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है उसको संताल परगना से जोड़ दो, और एक महान विशाल आदिवासी राज्य झारखंड को बनाओ। और उसी तरह बस्तर के साथ कोरापुट को जोड़ दो, तेलंगाना का क्षेत्र जोड़ दो, गढ़चिरौली का महाराष्ट्र जोड़ दो, बालाघाट और बाजू के जिलों को जोड़ दो शिवनी तक के, और एक बड़ा आदिवासी स्टेट बस्तर के जोड़ के बस्तर के नाम से एक राज्य बनाओ। ट्राइबल स्टेट्स को निर्माण करने की जरूरत है। कीजिए ना आप, मैं आपको मानता हूं ना, अगर आप ईमानदार है तो कीजिए। चौथी बात बोल रहा हूं, 5वीं बात बोल रहा हूं, मोटी मोटी चिल्लर बात नहीं बोल रहा हूं। अब मोदी जी से कहते हैं मैं तो जो धारा प्रवाह के बाहर है उनको मैं जोड़ना चाहता हूं, उनका उद्धार करना चाहता हूं, उनका विकास करना चाहता हूं। आपने आदि पर्व कहते हुए ये बात कही, अच्छी बात है आपने कही। मैं आपसे कह रहा हूं भाई मोदी जी, कुछ काम मत करो, एक काम करो सिर्फ, यदि आप ईमानदार हो। आपने अपने मित्रों को तो हजारों लाख करोड़ की संपत्ति ट्रांसफर की, आपके मित्रों का क्या हाल हुआ ये देखा। हाइडेनबर्ग केस में आपके एक मित्र का क्या हाल हुआ, और पूरे अभी सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि भाई इंक्वायरी कमेटी बैठाओ, स्टडी कमेटी बैठाओ, और उसमें आपकी सरकार को कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जब आपने कहा कि हम क्लोज्ड एनवलप में आपको नाम देते हैं,
बंद लिफाफे में नाम देते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, बंद लिफाफे में नहीं, पूरे कोर्ट के आगे नाम बताओ कि आप कौन से एक्सपर्ट देना चाहते, और हम देखेंगे कि कौन एक्सपर्ट्स है, और उसके बाद कमेटी बनाएंगे कि क्या ऐसी बात हो गई कि 10 दिन के अंदर 10 लाख करोड़ रुपया अडानी ग्रुप का निकल गया। ये रिसर्च का विषय है, ये संबोधन का, ये स्टडी का विषय है, और इसलिए विषय है ताकि इन्वेस्टर्स, जो निवेशक है, छोटा है या बड़ा है, उसका पैसा सेफगार्ड रहे इस मार्केट के अंदर में। ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कही, और आपको ये कहना पड़ रहा है, आपको अभी करना पड़ रहा है। आपके मित्रों को आपने हजारों लाख करोड़ रुपए का पैसा ट्रांसफर किया, वो दूसरे नंबर पर आ गए, कहां 600 नंबर पर थे 8-10 साल पहले। अभी मैं ये कह रहा हूं कि आप देश के आदिवासियों को कुछ मत करो, 10-15% का मिनरल का शेयर होल्डिंग राइट दे दो, शेयर होल्डिंग राइट दे दो, कुछ नहीं करना है आपको। आपका एक लॉ है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसके अंदर अमेंडमेंट करके आपने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को बनाया, और ये जो आपके एमपी एमएलए है, जिस तरह के भी है, उनके थ्रू वो पैसा आप थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट के लिए खर्चा करते, और पिछले डेटा के हिसाब से 1400-1400 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था, उसका कोई यूज नहीं हुआ था। मैं ये कह रहा हूं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग सच डमी फाउंडेशंस, व्हाई डोंट यू डायरेक्टली गिव द शेयर होल्डिंग राइट्स टू दी 12 करोड़ आदिवासीज ऑफ इंडिया। जो भी देश के आदिवासी हैं, वो शेड्यूल्ड एरिया में रहते हैं, उन परिवारों को डायरेक्ट वो कंपनी का शेयर होल्डर बना दो। जो भी प्रॉफिट होगा, उसका प्रॉफिट का शेयर होल्डिंग 10% जो है, 10% उनको आदिवासियों को मिलेगा। आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा? आपको चाहिए या नहीं चाहिए, बताइए आप। चाहिए या नहीं चाहिए? जम से बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि ये मौनी बाबा थोड़ा बहरा भी है, कम सुनाई आता है उसको, इसलिए मैं आपको जम से बोलने को बोल रहा हूँ। ये मन की बात नहीं करता, ये कान भी कमजोर है इसके, इसलिए कम सुनाई आता है इसको। अभी आपने देखा कि संसद में भाषण दिया, लेकिन मेन मुद्दे पर कुछ नहीं बोला, तो ये है, ट्रिक है, ड्रामेबाज है वो। तो ये बात मैं कहता हूँ, और आखिरी बात कह रहा हूँ आदिवासियों को लेकर। अपने 1 घंटे के संबोधन में विजय मानकर ने कथित बाबाओं को लेकर भी खूब टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ अर्जी लगाने वाले फर्जी बाबा आजकल टेलीविजन के माध्यम से हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये तक पता नहीं कि सृष्टि और प्रकृति में कुछ भी सनातन नहीं है, सब कुछ प्रकृति के ही नियम हैं। उन्होंने घर वापसी का अभियान चलाने वाले बाबाओं पर तंज कसते हुए कहा है कि सही मायने में घर वापसी की ज़रूरत ऐसे कथित बाबाओं को ही है, क्योंकि जब सनातन भी नहीं था तब इस देश और दुनिया में आदिवासी था। इसी तरह विजय मानकर ने मोदी सरकार के बजट 2023 को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे दावों पर भी जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जीडीपी में ब्रिटेन से आगे निकल जाने से देश आगे नहीं जाएगा, देश आगे जाएगा चाइना और अमेरिका की बराबरी करने से। लेकिन हमारी सरकार है कि चाइना और अमेरिका की बराबरी करने की बात ही नहीं करती है, और ना ही इनके पास ऐसा कोई विजन दिखाई दे रहा है। इसीलिए एपीआई की सरकार बनाए, एपीआई का सांसद जिताए और एपीआई का विधायक जिताइए। हम 2045 से पहले इस देश को चाइना और अमेरिका के समतुल्य खड़ा करके दिखाएंगे। विजय मानकर ने कहा कि यह बात मैं कोई भाजपा की तरह स्लोगन के माध्यम से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस विषय में मेरा रिसर्च, मेरी पढ़ाई और मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है। इसीलिए यह सब बातें आज मैं छत्तीसगढ़ की आदिम संस्कृति और सभ्यता वाले बस्तर संभाग से कर रहा हूँ। एक काम करो, यदि आप सही में ईमानदार हो, क्या काम करो? आप बहुत मूर्तियां खड़ी करते, आप कुछ कुछ खड़ा करते, कुछ कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़ा कर रहे। हर साल अभी सुना है लखनऊ का नाम चेंज करेंगे, कभी इलाहाबाद का नाम चेंज करेंगे, कभी औरंगाबाद का नाम चेंज करेंगे। आप सारे नाम चेंज करते हैं, और जब पूछा जाए भाई आप क्यों चेंज कर रहे हो, ये भी हमारे हिस्ट्री का पार्ट है, तो ये बीजेपी के लोग कहते हैं, आरएसएस के लोग कहते हैं नहीं नहीं, औरंगाबाद के पहले तो ये संभाजी नगर था, इलाहाबाद के पहले प्रयागराज था, फिर लखनऊ के पहले लक्ष्मणपुर था, ऐसा ये कहते हैं। ये बीजेपी के लोग, ये आरएसएस के लोग कहते हैं कि उसके पहले ये था, उसके पहले वो था, उसके पहले ये था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब भारत नहीं था उसके 50,000 साल पहले ये गोंडवाना था।
जब भारत नहीं था उसके 50,000 साल पहले ये क्या था? क्या था? क्या था? तो फिर ये देश का नाम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बोलो, गोंडवाना की, गोंडवाना की, गोंडवाना की, गोंडवाना की। तो मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी सरकार है, संसद है, एक दिन में बिल लगा ला लो, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंडिया दैट इज भारत की जगह इंडिया दैट इज गोंडवाना कर दो। ये 5 बात कर लो, मैं मोदी सरकार को मान जाऊंगा, मुर्मू मैडम को मान जाऊंगा कि आप आदिवासियों के प्रति ईमानदार हो। और अगर आप नहीं कर रहे हो, आप झूठे हो, आप ड्रामेबाज हो, आप मक्कार हो, आप इस देश का नुकसान कर रहे हो। अब कहते हैं अमृत काल का बजट लाया। अरे भाई, तेरे 9 साल का तो पहले रिपोर्ट कार्ड दे, पहले 9 साल सरकार में रहा उसका रिपोर्ट कार्ड तो दे। 25 साल की बात कर रहा है। अरे भाई, 25 साल तो आप भी जिंदा नहीं रहने वाले हो सकता हम में से भी कुछ लोग जिंदा ना रहे, अच्छी बात है, 25 साल की सोच होना बुरी बात नहीं, लेकिन 9 साल सरकार में रहे, 9 साल में काम क्या किया इसको देखे। मनमोहन सिंह जी की जब सरकार रही तो इंडिया लगभग 10 साल का जो एवरेज ग्रोथ रेट था वो जीडीपी का ग्रोथ रेट 8% से ऊपर था। यह महाशय के सरकार में, मोदी सरकार में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% के आसपास है। महंगाई की दर सबसे ज्यादा अभी मोदी गवर्नमेंट के अंदर है। आप कहते कि भाई हम तीसरे नंबर पर आए, भारत तीसरे नंबर पर आए, तीसरे, झूठो, आप 3rd नंबर पर आए, ब्रिटेन से आगे आए, अमेरिका फर्स्ट, चाइना सेकंड, सॉरी आप 5th पे आए, चाइना सेकंड, जापान 3rd, 4th इज जर्मनी एंड 5th इज इंडिया, नाउ इंग्लैंड इज 6th। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आए। इंग्लैंड की आबादी कितनी, जर्मनी की आबादी कितनी, जापान की आबादी कितनी? जापान की आबादी 12 करोड़ है, अमेरिका की आबादी 32 करोड़ है, चाइना की आबादी, हमारी आबादी 140 करोड़ है। चाइना का जीडीपी 17.5 लाख करोड़ रुपया है, ट्रिलियन डॉलर्स है, 17.5 ट्रिलियन डॉलर्स। 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ होता है, डॉलर आज 82 रुपए का है। 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ होता है, 1 डॉलर 82 रुपए का है। चाइना का जीडीपी 17.5 लाख करोड़ है। इंडिया का अमेरिका का जीडीपी 24 लाख करोड़ का है। इंडिया का जीडीपी 13.17 ट्रिलियन डॉलर्स है, केवल 3.17 ट्रिलियन डॉलर्स है। चाइना हमसे 6 3 18, लगभग 6 गुना ज्यादा चाइना की जीडीपी है। एंड 6 3 18 एंड 7 3 21 एंड 8 3 24, 6 गुना चाइना की ज्यादा अर्थव्यवस्था है, अमेरिका की 8 गुना ज्यादा अर्थव्यवस्था है। आपको चाइना के बराबर आने के लिए कितना समय लगेगा, ये बात जरा आप बताइए। इस बात को मोदी सरकार कभी नहीं कहती है। क्यों नहीं कहती है? ये केवल ऐसे बड़े बड़े स्लोगन लगाती है, बड़े बड़े जुमले बताती है, गुमराह करती है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, 2 बातें कह रहा हूं, मेरी बात को अच्छे से समझ लो। यदि मेरी सरकार देश में बन गई, और विजय मानकर आज बस्तर से कह रहा है, छत्तीसगढ़ से कह रहा है, पूरे देश के लोग सुनो, क्योंकि ये सारा पूरे देश में मेरा वीडियो सुना जाता है, पूरे इंडिया के अंदर में। 2 बातें केवल कह रहा हूं, और आई एम हैविंग अ वेरी साइंटिफिक and a very mathematical calculation of economics and finance of it. Whatever I'm saying, I'm not just saying in empty slogans. I'm saying it on the basis of hard-fetched data and calculations of economics and finance. क्या कह रहा हूं? अगर मेरी सरकार देश में आ गई, मैं 2 बातें केवल कह रहा हूं, तो मैं 7 करोड़ के करीब जो लगभग गरीब परिवार है इंडिया में, गरीब जैसे, उनको 10 साल के अंदर मध्यम अमीर बनाऊंगा। मध्यम अमीर 10 साल के अंदर, मैं कह रहा हूं, ओनली 10 ईयर्स चाहिए। इंडिया को 70 साल हो गए, अभी तक गरीब यहां पर है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। अगर मेरी सरकार आई,
10 साल के अंदर इनको मध्यम अमीर बनाया जा सकता है। मनरेगा जैसी पॉलिसी से ये नहीं होगा। आप उनको 70 करोड़ 80 करोड़ लोगों को आप खाने में सस्ता राशन दे रहे हो, ये प्रूफ करता है कि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए आप उनको सस्ता राशन दे रहे हो। मैं ये कहता हूं ठीक है, जब तक जरूरत है उनको राशन दीजिए, मनरेगा दीजिए, लेकिन हर परिवार इस देश का इतना अमीर चाहिए कि वो अपना राशन भी खुद खरीद सकता है और अपना एजुकेशन भी खुद कर सकता है। ये पोजीशन इंडिया में लाना चाहिए। देन वी विल बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। ये कह देने से नहीं होगा कि भाई हम ये कर रहे, वो मनरेगा कर रहे, ये कर रहे, किसानों को 6,000 दे रहे। 6,000 में खेती में क्या होता है? 14 से 16,000 आज दिया जाना चाहिए हर किसान को, और जिसके पास जमीन नहीं उसको आप क्या दे रहे? ये सब कैलकुलेशंस देखने की जरूरत है इंडिया में। और दूसरी एक बात मैं कह रहा हूं, अगर मेरी सरकार बन गई तो इंडिया को 1947 तक मैं इजीली $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकता हूं। फिर रिपीट कर रहा हूं, आज $3.17 ट्रिलियन है, $3 ट्रिलियन है। मेरी सरकार यदि बन गई तो 1947 से थोड़ा पहले 45 तक मैं इंडिया को $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना सकता हूं। यस, इट इज पॉसिबल बाय द पॉलिसी ऑफ कॉस्मो ह्यूमैनिज्म। कॉस्मो ह्यूमैनिज्म की विज्ञान और मानवता की नीति से, अनेक नियम और समाधानों की नीति से यह संभव है। ज्ञान विज्ञान और मानवता से यह संभव है। जरूरत है एपीआई को पार्लियामेंट पहुंचने की और विधानसभा में पहुंचने की, और यह काम की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हो चुकी है। ये काम की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हो रही है। नहीं, महिलाएं मिलना चाहती, अच्छी बात है, मैं उनसे मिलूंगा, लेकिन अपनी बात में थोड़ा पूरा कर लूं। और छत्तीसगढ़ से जो है इसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं। आपको पार्टी संगठन को बड़ा बनाना है, पार्टी संगठन को बड़ा करना है। बस्तर की लोकसभा को हमें जीतना है। लोकसभा से, बस्तर लोकसभा से एपीआई का कैंडिडेट अगर संसद जाता है तो इसका संदेश केवल देश में नहीं पूरे दुनिया में जाएगा। ये बात ध्यान में रखिए। बस्तर के अंदर से यदि एपीआई का सांसद यदि जीत के जाता है तो इसका संदेश पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में जाएगा। ये बस्तर लोकसभा, कांकेर लोकसभा को हमको जीतना है, और जितने यहाँ पर एमएलए सीटें हैं उन एमएलए सीटों के ऊपर में भी हमको तैयारी करना है। बीजेपी कांग्रेस दोनों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जब तक ये एजेंडा पूरा नहीं होता, इंडिया ग्रेट गोंडवाना नहीं बनता, आदिवासियों के अधिकार पूरे नहीं होते, हर गरीब परिवार जब तक मध्यम अमीर नहीं होता, और देश जब तक $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं होती, तब तक किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और ये काम हमें करना है। कुछ अगर समझदार पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, लिमिटेड अलायंस की बात हो तो वो अलग विषय है, उस पर हम सोच सकते हैं, लेकिन ये काम आप करेंगे। बस्तर के अंदर, पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर मेरा संदेश गांव-गांव तक लेकर जाइए। बूथ कमेटी और सेक्टर कमेटीज को बनाइए। अच्छे आदिवासियों के जो ईमानदार लोग हैं, आदिवासी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आदिवासियों में कुछ लोगों को हाथ में पकड़ के ये लोग गुमराह करके भी कुछ काम किया है। ये मैं आपको ज्यादा मालूम है, मैं जानता हूँ इस बात को। अभी ये नारायणपुर जिले में लड़वाने की कोशिश की आदिवासियों को आपस में। अरे भाई, क्या लेना है धर्म से? आदिवासियों का कुछ लेना देना नहीं है। आदिवासी बनता है केवल 2 आधार पे, संस्कृति जो उसका कल्चर रहा है, और ज्योग्राफी जहां वो रहा है, इसी पे पूरे ह्यूमन राइट्स में और कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्निशन। आप आर्टिकल 341 देख लो, 224 देख लो, 366, 25 देख लो, कहीं पर भी आदिवासी के लिए रिलीजन का कोई जो है वो क्राइटेरिया नहीं है। कौन क्या रिलीजन को फॉलो करता है या नहीं करता, इससे आदिवासी का कोई लेना देना नहीं है। ये आपस में लड़वा के बीजेपी आरएसएस के लोग गलत काम करना चाहते हैं। यहाँ पर जो है ऐसे काम हम ना करें। आदिवासियों को भाईचारा से और प्यार मोहब्बत से रहना है, इसको भी मेरा संदेश आप लोगों तक लेकर जाए, और हम ये महान काम करें। देश का हर परिवार, हर व्यक्ति
ये सुख और समृद्धि हो, सुखी और समृद्धि हो और सुजान हो। देश का हर परिवार, हर व्यक्ति ये सुजान हो और सुख और समृद्ध हो, तब जाके इंडिया गोंडवाना सही में बनेगा। ऐसा बड़ा लक्ष्य लेके हमको काम करना है। मैं आप लोगों के बीच में फिर से वापस आते रहूंगा। आज जो मैंने बातें बोली है उसको आप अच्छे से समझिए। जब तक आप संसद और विधानसभा में नहीं जाएंगे, मेरी एक बात अच्छे से याद में रखिए, हम 9 अगस्त को मिलते हैं आदिवासी पूरे लोग देश की, अच्छी बात है। हम अपने वेरियस सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, पुरखा पहन के कार्यक्रमों में मिलते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरी एक बात ध्यान में रखिए, जब तक मैं जो बातें बता रहा हूं उसको समझकर आप संसद और विधानसभा में नहीं जाएंगे, आप लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स नहीं बनेंगे, कानून बनाने वाले और आप कानून बनाने वाले और नीति बनाने वाले नहीं बनेंगे, संपत्ति का निर्माण कर सुख समृद्धि लाने वाले नहीं बनेंगे, तब तक आदिवासियों की समस्या हल नहीं होगी, तब तक इंडिया ग्रेट गोंडवाना नहीं बनेगा। इसलिए अब आप पेड़ पुरखा के जगह जाइए, मैं अपनी सभ्यता संस्कृति को मेंटेन कीजिए, लेकिन एपीआई का सांसद और विधायक यहां से जिताने की शुरुआत कीजिए, ऐसी अपील करते हुए, और देश के तमाम लोगों को कि इंडिया को $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जा सकता है, सारे गरीब परिवारों को मध्यम अमीर बनाया जा सकता है, और ओबीसी का रिजर्वेशन परसेंटेज 45 तक लाया जा सकता है, ओबीसी सेंसस किया जा सकता है, किसानों और गांव की इनकम को बढ़ाया जा सकता है, ये तमाम चीजें की जा सकती है। बुजुर्गों को 4 से 5 हजार पेंशन दिया जा सकता है जो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं थे, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। ये तमाम काम इंडिया में किए जा सकते हैं, और हर लड़के को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा, विद्यार्थी लड़का हो लड़की हो उसको दी जा सकती है, और इंडिया एक बड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पावर बन सकता है, आर्थिक और वित्तीय पावर बन सकता है, और मानवता का रास्ता इस आदिवासी की महान सभ्यता से पूरे दुनिया को दिखा सकता है। ये बात संभव है, ये काम एपीआई कर सकती है। इसको करने के लिए मैं संसद जा रहा हूं 2024 में, मैं संसद जा रहा हूं 2024 में चुनाव लड़के। आपको बाकी लोगों को मेरे साथ भेजना है, आप सुजानता से इसको समझ के ये काम करेंगे। ऐसे ही बात को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं, और जाते जाते केवल आपको कहता हूं, एक बार फिर कीजिए, गोंडवाना की, गोंडवाना की, गोंडवाना की, गोंडवाना की। जय विज्ञान, जय इंसान, जय मानवाधिकार।